सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है गवाह। ट्रेन जब धौसलार के छोटे से स्टेशन पर रुकी, मैं अटैची लेकर उतर पड़ा। मेरे ही बगल के कंपार्टमेंट से दो सवारियां और उतरी, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की जो गालिबन माँ बेटी थी। शक्ल और हुलिये से वो दोनों मजदूर लग रही थीं। सामान के नाम पर बूढ़ी के हाथ में एक कपड़े का मैला कुचैला थैला था और लड़की खाली हाथ थी। कुल 3 सवारियों को उतारकर ट्रेन ने एक लंबी चीख मारी और धुआं उगलती हुई आगे बढ़ गई। वो दोनों भी पटरी फलांग कर एक जानिब चल पड़ी और मैं तन्हा रह गया। पास की बेंच पर अटैची रखकर मैंने पूरे स्टेशन पर नजर दौड़ाई। पटरी पर सिर्फ आधा फीट ऊंचा और 50 फीट लंबा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। दोनों किनारों पर सीमेंट से बने हुए 2 बोर्डों पे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जबानों में धौसलार लिखा हुआ था। बीच प्लेटफॉर्म में पटरी से 10 गज हटकर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसके दरवाजे पर स्टेशन मास्टर के नाम की तख्ती लगी हुई थी। दरवाजे के ठीक बगल में खिड़की थी, जो गालिबन टिकट विंडो के तौर पर इस्तेमाल होती होगी। खिड़की के ठीक ऊपर एक बोर्ड लगा था, जिस पर रुकने वाली गाड़ियों का टाइम टेबल लगा हुआ था। मैंने वक्त गुजारने के लिए सिगरेट सुलगाई। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, कहिए जनाब, कहाँ तशरीफ ले जाएंगे? मैंने घूम कर देखा। हाथ में कुछ कागज लिए और होठों पर मुस्कान सजाए एक नौजवान खड़ा था। आप कौन? मैंने जवाब देने के बजाय खुद उससे सवाल कर दिया। अरे, मुझे अशोक वर्मा कहते हैं, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने भी रस्मन हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे बड़े गर्मजोशी के साथ कबूल कर लिया गया। मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ, बल्कि यूं कहिए सब कुछ मैं ही हूँ, बुकिंग क्लर्क से लेकर टिकट कलेक्टर तक। और हाँ, रघु अगर स्टेशन पर मौजूद ना होता तो गार्ड और ड्राइवर को पानी भी मुझे ही पिलाना पड़ता। मैंने सोचा कि पूछूं ये रघु किसका नाम है, मगर मेरे पूछने से पहले ही बोल उठे, रघु यहाँ का खलासी है, दारू का शौकीन है, आज भी कहीं पी के पड़े होंगे महाशय। बस हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है यहाँ। सिग्नल कौन उठाता गिराता है? मेरे पूछने पे वो हंस पड़ा। जब सिग्नल ही नहीं है तो गिराने उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। मैंने दोनों तरफ नजर डाली। वाकई मुझे किसी सिग्नल का वजूद नजर नहीं आया। अरे जनाब, स्टेशन नहीं, इसे अड्डा कहते हैं। सुबह से शाम तक कुल 4 ट्रेनें रुकती हैं यहाँ, और 2.5 मिनट के बाद ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इस स्टेशन के बन जाने से आसपास के गांव वालों को बड़ा आराम हो गया है, वरना अगले स्टेशन पे उतर के वापस पैदल आना पड़ता था। वो तो तालुकेदार साहब की मेहरबानी से इसका वजूद अमल में आया है। तालुकेदार साहब? मैंने चौंक कर पूछा। जी हाँ, सातोले के आशिक अली तालुकेदार। माल और दौलत के साथ काफ़ी पहुंच रखते हैं। मजाल है कि कोई मिनिस्टर इस इलाके से गुजरे और इनकी हवेली पर हाजिरी ना दे। अभी पिछले साल की ही बात है, लखनऊ जाते हुए रेलवे मिनिस्टर कुछ देर के लिए हवेली पर रुके, तो बस तालुकेदार साहब ने इनसे स्टेशन बनाने का वादा ले लिया। साल भर के अंदर स्टेशन भी बन गया। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिगरेट फेंकते हुए मैं बोला, अरे जनाब, अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम है ये। इस पर दरिया दिली देखिए। पूरा इलाका स्टेशन का नाम इनके नाम पर यानी आशिक नगर रखना चाहता था,
मगर इन्होंने साफ मना कर दिया। धौसलार यहाँ से कुछ दूर पर एक मज़ार है, धौसलार बाबा की। सभी हिंदू मुसलमान इन्हें मानते हैं। ये स्टेशन इन्हीं के नाम पर है। खैर, आपने बताया नहीं, आप जाएंगे कहाँ? ताल्लुकेदार आशिक अली के यहाँ। उनका बेटा जाहिद अली मेरा दोस्त है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वो ताल्लुकेदार का नाम सुन के चौंक गया। आंखें फैली रह गईं, मुंह खुला रह गया। उसने झट से मेरी अटैची उठाई, गोया मानो स्टेशन मास्टर ना हो, कुली हो। आइए जनाब, कमरे में चलते हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका ही कब दिया? वो अटैची लेकर चल दिया। मैं उनके पीछे हो लिया। माफ कीजिए, मैं कुछ बातूनी किस्म का हूं, लेकिन क्या करूं, इस वीरान स्टेशन में और कुछ करने को है भी तो नहीं। 4 गाड़ियां हैं, उनका आना जाना नोट करना, ड्राइवर गार्ड के हालचाल पूछ लेना, बस। आप जैसा कभी कभार कोई मुसाफिर आ जाता है तो अपनी भड़ास निकाल लेता हूं। ये कहकर वो हंस पड़ा। इस बीच हम दोनों कमरे में पहुंच गए। मुझे कुर्सी पेश करके वो खुद स्टूल पर बैठ गया। अरे, मुझे पहले पता चल जाता तो पार्वती के जरिए आपके आमद की खबर हवेली पहले ही भेज देता। पार्वती कौन? मैंने पूछा। अरे साहब, आपके साथ ही तो उतरी थी ट्रेन से। अच्छा, वो तो नहीं, एक बूढ़ी सी औरत और एक जवान लड़की। हाँ, लड़की उसकी बेटी है, पास के स्टेशन से आती है। वो दोनों तालुकेदार के खेतों में काम करते हैं। आजकल धान की रुपाई चल रही है। वैसे आपने खुद के आने के बारे में लिख दिया होगा उन्हें। असल में मैं सरप्राइज देना चाहता था। ओह, ये तो बुरा हुआ। आप अकेले नहीं पहुंच पाएंगे। अभी रघु भी नहीं है, वरना मैं आपको ले चलता। खैर, कोई बात नहीं, मैं ले चलूंगा। बस आधा घंटा आपको रुकना होगा। 270 डाउन निकल जाए, उसके बाद मैं फ्री हूं। तब तक एक कप चाय हो जाए। मैंने देखा कमरे के कोने में स्टोव, एक चाय की केतली, कप, प्लेट, शक्कर का डब्बा वगैरह सब कुछ मौजूद है। वो उखड़ू बैठ के स्टोव में पंप करके चाय बनाने लगा। उसी वक्त बाहर किसी जीप के रुकने की आवाज आई। वो चौंक कर बोला, शायद जाहिद साहब आए। वो झट से उठ के बाहर चला गया और वापस लौटा तो साथ में जाहिद था। अबे तू! जाहिद ने मुझे जोर से चिपटा लिया। अजीब आदमी हो, कम से कम अपने आने की खबर तो कर दी होती। मैंने सोचा अचानक पहुंच के तुम्हें हैरान कर दूंगा। बेटा, हैरान मैं नहीं, तुम होते। वो तो शुक्र करो कि पार्वती ने मुझे बता दिया, वरना हवेली तक पहुंचने में तुमको अल्लाह याद आ जाते। मेरे पीठ पर हाथ थपथपाते हुए जाहिद बोला। लेकिन इस बात की समझ नहीं आई कि पार्वती मुझे कैसे जानती है। ना आज से पहले उसने मुझे देखा, ना मैंने उसे। जब मैंने ये जाहिद से पूछा तो वो हंस पड़ा। ऐसा ही है प्यारे, इस छोटे से स्टेशन पे जब तुम्हारे जैसा कोई सूटेड बूटेड हाथ में वीआईपी की अटैची लेकर कोई उतरे तो यहाँ के लोगों को समझते देर नहीं लगती कि ये हो ना हो हवेली का ही मेहमान है। पार्वती ने जब तुम्हारा हुलिया बयां किया, मेरा जहन सीधा तुम्हारे तरफ गया। मैंने तुरंत जीप निकाली और जनाब के इस्तकबाल के लिए हाजिर हो गया। इस दौरान वर्मा चाय ले आया। हम लोग तो खामोशी से चाय पीते रहे, मगर वर्मा की जबान बराबर चलती रही। चाय खत्म होने के बाद हम बाहर आ गए और वर्मा जीप तक छोड़ने आया। रास्ता बहुत खराब था और जाहिद धीमे रफ्तार से जीप चला रहा था। फिर भी जीप बीच बीच में हिचकोले लेती, जिससे हम दोनों उछल उछल जाते थे। एक जगह काफी बड़ा गड्ढा था, जीप ने वहीं पर हाथ पैर डाल दिया। जाहिद ने बहुत कोशिश की,
लेकिन वो वहीं खड़ी हिचकियां लेती रही और आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। जाहिद बैलगाड़ी चलाने वालों की माँ बहन से रिश्ता जोड़ने लगा। क्या बताऊं, ये साली बैलगाड़ियां हर साल इस सड़क का बेड़ा गर्क कर देती हैं। वो इंजन बंद करके नीचे उतरते हुए बोला, क्या करें, बेचारे सब तुम्हारे तरह जीप लेने से रहे। एक काम हो सकता है, तुम पूरे गांव को एक एक जीप खरीद कर बांट दो, सड़क हमेशा ठीक रहेगी। मेरी इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। आगे बढ़कर उसने कुछ लोगों के नाम पुकारे। जवाब में 4 मजदूर किस्म के लोग सामने से आते दिखाई दिए। हाथ पैर में कीचड़ लगी हुई थी, गालिबन खेतों में काम कर रहे होंगे। जीप खड़ी देखकर चारों दौड़कर करीब आए। जाहिद ने उनसे मदद ली और जीप गड्ढे से बाहर निकाली और उन्हें खेतों के मुतालिक जरूरी हिदायत देते हुए जीप स्टार्ट कर दी। रास्ते में दोनों तरफ खेतों का लंबा सिलसिला फैला हुआ था। दोनों तरफ तालाब बने खेतों में धान की रुपाई चल रही थी। टखनों तक पानी भरे खेतों में काम करती औरतों का एक झुंड धान रोपने में मशगूल था। उनमें से पार्वती की बेटी भी दिखाई दी। जाहिद ने जीप किनारे लगा के रोकी। मैंने पूछा, क्या बात है, जीप क्यों रोक दी? पार्वती को कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने उससे कहा था कि जब स्टेशन से वापस आऊंगा तो मिलूंगा। मैंने निगाह घुमाई तो पार्वती की लड़की हमारी तरफ तेजी से लपकी चली आ रही है और करीब आकर रुक गई। मेरी निगाहें उसके ऊपर ठहर गईं। तुम्हें कितने रुपए चाहिए? जाहिद ने पूछा। 20। फिर वो अपने कपड़े ठीक करने लगी। शायद उसने मुझे घूरते हुए देख लिया था। जाहिद ने 20 का नोट पर्स से निकालकर उसे थमा दिया और वो चलने को हुई तो जाहिद ने उसे रोकते हुए पूछा, एक बात तो बता, तू ससुराल क्यों नहीं जाती? मेरा मर्द मुझे बहुत मारता है। निगाहें जमीन पर गाड़ते हुए जवाब दिया। बहुत बेवकूफ है तुम्हारा मर्द। तू नौजवान है, खूबसूरत है, फिर भी मारता है। मैं उसे बच्चा ना दे सकी। मैं बांझ हूं। अपने पैर के नाखून मिट्टी में कुरेदते हुए बोली। तू बांझ है ये किसने कह दिया? हो सकता है तेरा मर्द में कुछ हो। हाँ, बड़े अस्पताल में वो मोटी डॉक्टरनी भी यही कहती है। क्या? जाहिद ने सवालिया अंदाज में बोला। अरे यही कि मैं पूरी तरीके से मां बनने के लायक हूं। यह कहते हुए वह और ज्यादा शर्मा गई। जाहिद का एहतियात बढ़ता जा रहा था। तुमने ये बात अपने मर्द से नहीं बताई? बताई थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने बिठूर के वो टीले वाले बाबा से बात की। उन्होंने एक गंडा बना के देने को कहा है। उसमें 20 रुपए का खर्चा आएगा। उससे क्या होगा? बाबा कहते हैं उनके बनाए हुए गंडों से बांझ औरत की भी गोद भर गई है। उसने यह बात इतने भोलेपन से कही कि मुझे हंसी आ गई। जाहिद ने कहा, अरे तू पूरी पागल है क्या? भला कभी ताबीज और गंडों से भी किसी की गोद भरी है? एक काम कर, एक बार मेरे साथ आम के बगिया में चली चल। पूरी बात सुनने से पहले वो धत कहते हुए खेतों की तरफ भाग गई। हम फिर चल पड़े। मैंने कहा, कॉलेज के ज़माने में लड़कियों को देखकर हाथ पैर में उठने वाला वो दर्द अब भी बरकरार है लग रहा। जाहिद जोर से हंस पड़ा। यार, ये बातें आज भी तुम्हें याद है? कैसे भूल सकता हूं। आए दिन वो रोजाना लड़कियों के साथ फ्लर्ट
रोजाना प्रिंसिपल के ऑफिस में पेशी। तुम तो कॉलेज के हीरो थे यार। तुम्हारा रूम पार्टनर होने से मुझे भी काफी पहचान मिल गई थी। जाहिद ने हंसते हुए बोला, अरे सच पूछो तो मैंने कॉलेज में दाखिला तफरी और मजे के लिए ही तो लिया था। मुझे कौन सी नौकरी करनी थी। ये बात तो सच थी। घर में दौलत की रेल पेल थी। घर का एक लौता बेटा होने के नाते उसकी ख्वाहिशों का एहतराम भी बड़े दिलो जान से किया जाता था। हर महीने एक मोटी रकम का मनी ऑर्डर उसके नाम आता, जो रोजाना क्वालिटी जैसे महंगे रेस्टोरेंट में लड़कियों के साथ खर्च होती थी। वो रंगीन ख्वाब दिखाने में माहिर था, इसलिए उसे कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। नोटों से भरी हुई जेब और खूबसूरत शख्सियत, लड़कियां इन्हीं दो चीजों में उलझ कर रह जाती। वो एक लड़की के साथ तब तक चलता था जब तक उसे कोई दूसरा चेहरा पसंद ना आ जाता। एक बार तो उसने हद ही खत्म कर दी। हुआ यूं कि एक रोज मेरी तबीयत बोझिल थी तो क्लास छोड़कर हॉस्टल लौट आया। कमरा अंदर से बंद था। मुझे समझने देर नहीं लगी कि अंदर जाहिद है। मैंने दस्तक दी तो अंदर एक भूचाल सा आ गया। कुछ लम्हों बाद मैंने जाहिद का नाम लेकर फिर से दस्तक दी। इस बार दरवाजा खुल गया और मुझे देखकर वो घबरा कर बोला, आज बेवक्त आ गए, कैसे? क्लास अटेंड नहीं की क्या? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। इतना कह के मैं उसे परे हटाकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में पहुंचते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक कोने में हॉस्टल के चौकीदार की लड़की खड़ी थी, कांप रही थी। मैंने उसे इशारों से जाने को कहा। वो तो ऐसे भागी जैसे जेल से छूटी हो। मैंने नाराजगी से जाहिद की तरफ देखा। वो बेहयाई से हंसते हुए बोला, अम्मा हाँ, पैरों में बड़ा दर्द था, वही दबवाने के लिए सुखिया को बुलाया था। कसम से यार, बहुत दम है उसके हाथों में, सारा दर्द दूर हो गया। इस वाकये के बाद तो अब रोज ही पैरों में दर्द उठने लगा था। अम्मा कहाँ खोए हुए हो, क्या सोच रहे हो? उतरो, मेरा घर आ गया यार, जाहिद बोला। मैं चौंक गया। देखा तो फूस के छप्परों वाली झोपड़ियों के दरमियान दौलत के नशे में चूर गुरूर के साथ सर उठाए एक शानदार हवेली के सामने हमारी जीप खड़ी थी। मैं नीचे उतरा और खादिम ने मेरा बैग ले लिया। हम अंदर पहुंचे तो बाएं तरफ बैठक का एक दरवाजा नजर आया। जाहिद ने आहिस्ते से कहा, अंदर अब्बा हैं, जाओ पहले मिल लो। हम दोनों अंदर पहुंचे तो सामने बड़े से तख्त पर ताल्लुकेदार हुक्का पी रहे थे। नीचे 4 लोग उखड़ू बैठे थे। एक दुबला पतला मरियल सा आदमी उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मैंने सलाम किया। उन्होंने बेदिली से जवाब दिया। मुझे बेहद बुरा लगा। जाहिद उनसे मेरे ताल्लुक से बता रहा था। मैंने गौर नहीं किया। मेरा ध्यान तो उस हाथ जोड़े आदमी पर था। मैंने देखा उसकी धसी आंखों में बेपनाह खौफ झांक रहा था। हम बैठक से बाहर निकल आए। मैंने जाहिद से पूछा, इस बेचारे से क्या कसूर हुआ जो ये हाथ जोड़े खड़ा है? अरे कामचोर है साला कल्लू, 1 हफ्ते से बीमारी का बहाना बना के घर में पड़ा है। आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। अब इसकी खैर नहीं। अब्बा इसे तब तक मारते रहेंगे जब तक। जाहिद की बात अधूरी रह गई। अंदर से ताल्लुकेदार की दहाड़ सुनाई दी। साथ ही हंटर की एक सड़ाक सी आवाज आई और कल्लू की चीखें भी। मैंने फौरन दरवाजे से झांक कर देखा। ताल्लुकेदार कल्लू पर यूं हंटर बरसा रहे थे गोया वो कोई इंसान ना हो, जानवर हो। और कल्लू रोता गिड़गिड़ाता रहम की भीख मांगता रहा। इतने में जाहिद ने मुझे
पीछे से घसीट लिया। अम्मा छोड़ो यार, यहाँ सब चलता है, तुम चलो। अरे यार वो मर जाएगा, मुझे वो बेचारा वाकई बीमार लग रहा है। अरे मरता है तो मरने दो, इतनी बड़ी जमींदारी चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले वो झुल्ला कर बोल पड़ा, ओफो यार, तुम यहाँ आबो हवा की तब्दीली और घूमने के खातिर आए हो तो इन झमेलों में अपना मगज क्यों खपा रहे हो? हम आगे बढ़ गए। एक कमरे में जाहिद ने मुझे धक्का देकर बोला, ये रहा तुम्हारा कमरा, साथ ही गुसल खाना भी मौजूद है, फटाफट नहाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करवाता हूं। और हाँ, घड़े के ठंडे पानी से नहाना ताकि तुम्हारा गर्म दिमाग ठंडा हो जाए। ये कहकर वो अंदर चला गया। घड़े का पानी सच में बहुत ठंडा था। मैं खूब देर तक नहाता रहा। कपड़े बदलकर मैं दीवार पे कैलेंडर के आगे खड़ा हो गया। कैलेंडर में एक कमजोर बैल की तस्वीर बनी हुई थी, जिसकी पीठ पर भारी बोझ लदा था और एक आदमी उस पर बड़ी बेदर्दी से चाबुक चला रहा था। इतने में जाहिद आ गया। नहा चुके जनाब? मैं उस कैलेंडर में खोया हुआ था। वो फिर बोला, अम्मा ऐसा इस कैलेंडर में क्या है जो इसमें इतना खो गए हो? मैं ये देख रहा था कि तस्वीर बैल की है या किसी और की, मगर वो बैल की ही निकली। जाहिद हंस पड़ा, कमाल है, दूर से भी साफ नजर आ रहा है कि वो बैल है। भला तुम क्या समझ रहे थे? मैं समझा कि वो कल्लू है जो मुफलिसी के भारी बोझ से दबा अमीरों की मार खा रहा है। मेरा जवाब सुन के उसने मुझे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, जब आदमी का मैदा खाली होता है तो वो इस तरह की ही उलूल जुलूल बातें करता है। चलो खाना खाने, अम्मा इंतजार कर रही हैं। एक बड़े से तख्त पे मुख्तलिफ तरह का खाना बड़ा ही सजा कर रखा हुआ था। एक सिरे पर जाहिद की अम्मा बैठी हुई थीं। हम लोग को देखकर वो उठकर खड़ी हो गईं और मैंने उनसे सलाम किया। वो दुआ देते हुए बोली, चलो अच्छा खाना शुरू करो, ठंडा हो जाएगा, मैं गरम गरम पराठे भिजवाती हूँ। और वो चली गईं। कुछ देर बाद एक ट्रे में पराठे लिए एक लड़की आई। जाहिद बोला, ये मेरी बहन है सायरा। मैंने देखा वो इतनी खूबसूरत थी कि जाहिद उसका भाई लग ही नहीं रहा था। उसको देखकर न जाने क्यों मुझे हॉस्टल की वो सुखिया याद आ गई। खाना खत्म करके मैं कमरे में वापस आ गया। देखा तो नौकरों ने पलंग की चादर वगैरह तब्दील कर दी थी। लेटकर मैंने किताब खोल ली, मगर सफ़र की थकान और लजीज खाने से मुझे पल भर में नींद आ गई और न जाने कब तक सोता रहा। आंख खुली तो जाहिद मुझे झिंझोड़ रहा था, उठो यार, तुम तो घोड़े के साथ साथ सारा अस्तबल बेच कर सो रहे हो। लो चाय पी लो, घूमने चलते हैं। खालिस दूध की चाय पीते पीते हम लोग घूमने निकल पड़े। हमने बहुत कुछ देखा, मछलियों के तालाब, आम और अमरूद के बाग, धान की मीठी खुशबू वाले खेत, हर दूसरे रोज लगने वाला बाजार, आटा पीसने वाली पंचक्की, गांव का प्राइमरी स्कूल और कच्ची मिट्टी से बना डाक खाना। हम जिस तरफ से भी गुजरते लोग एहतरामन खड़े हो जाते, मगर उनकी आंखों में एहतराम कम, मजबूरी ज्यादा नजर आ रही थी। पूरे रास्ते जाहिद मुझे बताता रहा, ये स्कूल, ये डाक खाना, खेत, तालाब, जैसे ये जाहिर कर रहा हो ये सारे गांव की बुनियाद इसके पुरखों की मेहनत का नतीजा है। और मैं इन सब बातों से बोर होता रहा। इस वक्त सूरज मगरिब में आंचल से जरा सा मुंह निकाले जमीन का आखिरी नजारा कर रहा था और आसमान में बादलों के चंद टुकड़े गुलाबी हो गए थे और यही गुलाब मोड़ पर खड़ी चंदा में उतर आया था।
जाहिद ने कहा। कहाँ जा रही हो चंदा? जाहिद के लहजे में दुनिया जहां की शिरीनी उमड़ आई थी। सुबह से बुखार में फूक रही हूं, जा रही थी हकीम से दवा लेने। चंदा ने लब खोलते हुए कहा। यूं लगा जैसे जल तरंग बज उठाओ। अरे वो बुड्ढा खूसट नीम की पत्ती का काढ़ा देगा पीने को। तू अपने घर जा, बुखार के कैप्सूल लेकर आता हूं अभी, उससे मिनटों में बुखार उतर जाएगा। चंदा वापस चलने को हुई तो जाहिद ने उसे 10 रुपए देते हुए कहा, ये ले 10 रुपए, चाय का सामान खरीदती जा। चाय पिएगी तो जल्दी आराम मिलेगा। 10 का नोट पकड़कर वो खामोशी से एक तरफ चल दी। उसके जाते ही मैंने पूछा, ये कौन थी? ये गरीब बेचारी मेरे यहाँ बर्तन वगैरह की सफाई करती है। इसका बाप अंधा है, दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। माँ भी मर चुकी है, 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकती है। रात का खाना भी हमने बैठक में खाया। हमारे साथ तालुकेदार भी शामिल हुए। जाहिद नौकरों को मेरे बिस्तर वगैरह की हिदायत देकर हवेली के बाहर चला गया। तालुकेदार ने हुक्का संभाल लिया। कश खींचते और खांसने के साथ उन्होंने बातें छेड़ दी। जाहिद की तरह वो भी अपने खानदान के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। अपने अब्बा और जाहिद के शान में तारीफों के पुल बांधने लगे। इस बीच मुर्दा होती चिलम को खींच के ताज़ा दम कर लिया। तभी एक लंबा कस खींचने से उन्हें एक जबरदस्त खांसी का ठसका लगा। खांसते खांसते वो बेदम हो गए। उन्होंने हुक्का परे खसका दिया और लेट गए। मेरी जान छूटी। मैं भी धीरे से अपने कमरे में खिसक लिया। बिस्तर जमा हुआ था। नौकर ने पानी का जग लाकर रख दिया था। मैंने उससे जाहिद के बारे में पूछा। उसने लाइल्मी जाहिर की। उसके जाते ही मैंने रोशनी गुल की और लेट गया। कमरे में गहरी तारीकी छा गई। तब मुझे लगा कि मेरे जहन के दरीचों को खोलकर चंदा की परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, मुझ में कोई कमी हो तो बताओ। चंदा के हुस्न को हर तरह से जांचने के बाद मेरे दिल ने कहा, बेशक चंदा तुम बहुत हसीन हो, लेकिन चांद के मानिंद तुम में भी एक नुक्स है। वो है तुम्हारी गरीबी, क्योंकि इस समाज में गरीब का खूबसूरत होना गुनाह है। मेरी आंखों में तेज रोशनी और कानों में चिड़ियों की चहचहाट महसूस हुई। उठकर खिड़की खोली, घड़ी देखी तो सुबह के 8 बज चुके थे। दिन काफी चढ़ गया था। थोड़ा जहन साफ हुआ तो कानों में भुनभुनाहट किसी औरत के रोने की आवाज में तब्दील हो गई। मैं चौंक कर उठ गया। गौर किया तो आवाज अंदर के कमरे से आ रही थी। मेरा जहन जाहिद की वालदा और बहन पर गया। या अल्लाह, कोई हादसा ना हुआ हो। मैं एकदम से उठकर अंदर की तरफ भागा, मगर सहन के पहले ही मेरे कदम रुक गए। बरामदे में सुतून के बीच से मैंने देखा कि सहन में कल वाली बैठक दोहराई जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था, कल जो पिट रहा था वो आज चंदा थी। मैंने देखा सायरा चंदा को दबोचे है और जाहिद की माँ उस पर दुहत्ता चला रही है। तुझे शर्म नहीं आई मेरे यहाँ चोरी करके? एक झन्नाटेदार तमाचा पड़ा। वो बिलबिला उठी, रोती हुई बोली, मालकिन मैंने हार नहीं चुराया, जिसकी चाहो कसम ले लो। अल्लाह कसम मैंने हार नहीं चुराया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस बार माँ के बजाय सायरा ने उसके कूल्हे पर लात मारते हुए बोला, हार पे तेरी नियत उसी दिन से खराब थी जिस दिन तूने मुझे पहने देखा था। तू नदीदों की तरह बोली थी, हाय बीबी जी कितना खूबसूरत हार है ये ऐसे नहीं बताएगी। तू जा सायरा, जलती हुई लकड़ी ले आ, तब ये क्या, इसका अंधा बाप भी बोलेगा। जाहिद की माँ ने चिल्लाते हुए कहा। सायरा जलती हुई लकड़ी तो नहीं लाई, लेकिन चारों हाथ पैर से चंदा के ऊपर पिल पड़ी।
चंदा की चीखें आसमान को छूने लगी। तभी किसी कमरे से जाहिद निकला और गरज कर बोला, ये क्या हो रहा है? साला घर है या कबाड़ी मंडी? रात भर का जागा हूं, मुश्किल से सुबह के वक्त आंख लगी तो तुम लोगों ने न जाने क्या हंगामा मचा दिया है। अरे बेटा, इस मक्कार के करतूत तो देख। इस कमीनी ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जाहिद की माँ ये कहते हुए चंदा की तरफ बढ़ना चाहा तो जाहिद ने रोक दिया। खबरदार, जो आप इसे हाथ भी लगाया, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। इस पर सायरा बोली, भैया, कल नहाने के बाद मैं अपना सोने का हार गुसल खाने में भूल गई। इतने में ये हर्राफा बर्तन साफ करने आई और हार पर हाथ साफ कर कर चली गई। मैं कल बर्तन साफ करने आई ही नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी रात बुखार से तपती रही हूं। चंदा ने एक बार फिर अपनी सफाई में बोलना चाहा। मां ने झपट कर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और गालियां देने लगी। रास्ते में पड़े किसी मरियल कुत्ते को भी बार बार छेड़ो तो खिसिया के वो भी काट खाता है। मार खाते खाते और गालियां सुनते सुनते चंदा में न जाने इतनी हिम्मत कहां से पैदा हो गई। इसके बाद मेरी नजरों ने वो देखा जिसकी मुझे तमन्ना थी, मेरे कानों ने वो सुना जिसके लिए मैं देर से तरस रहा था। चंदा ने एक झटके में माँ के कब्जे से अपने बाल छुड़ाए, एक जोर का धक्का उन्हें दिया। सायरा माँ को संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन धक्का इतना जबरदस्त था कि माँ बेटी दोनों जमीन पर ढेर हो गईं। इस वक्त वो किसी भूखी शेरनी की तरह लग रही थी। उसने चीख कर कहा, हाँ, मैं कमीनी हूँ, मैं कुतिया हूँ। जो कुछ भी गंदी गालियाँ आपने मुझे दी हैं, मैं वो सब हूँ, क्योंकि गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। सुना तुमने? चोर नहीं हूँ मैं। कल शाम से घर पर पड़ी रही हूँ, बाहर कदम भी नहीं निकाला। इस बात की गवाही भी दिला सकती हूँ। अरे कौन देगा गवाही? तेरा वो अंधा बाप? नहीं, गवाही देगा तुम्हारा ये आंख वाला बेटा। पूछो इससे, ये क्यों रात भर जागता रहा? किसके साथ जबरदस्ती और दरिंदगी कर रहा था ये? पूछो इससे, पूछो 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 पूछो। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।